अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सबको ईद मुबारक। और ईद पे 5 फिल्में आई हैं। पहली फिल्म का रिव्यू हाजिर है, हुए तुम अजनबी, डायरेक्टेड बाय कामरान शाहिद। हम इसकी ट्रेलर के ऊपर भी पहले बात कर चुके हैं। फिल्म की अच्छी और बुरी चीज़ों के ऊपर आएंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको इसकी कास्ट के बारे में बता देते हैं। फिल्म में शामिल हैं सादिया खान, मिकाल जुल्फ़कार, शमून अब्बासी, आयशा उमर, शाहिद अदाकार शाहिद हमीद, महमूद असलम, समीना पीरज़ादा, शफकत चीमा, और छोटे छोटे किरदार दो दो सीन में, एक एक सीन में भी है। मुस्तफ़ा कुरैशी हैं और निशो हैं, इनके भी एक एक सीन है। और भी इसमें अदाकार जो हैं महमूद असलम और उसके साथ साथ बाकी लोग भी शामिल हैं। लेकिन ये कास्ट है इसकी। और फिल्म का जो हिस्ट्री के उसके बैकग्राउंड के ऊपर है, मैंने जिस तरह पहले बताया था। फिल्म की अच्छी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कुल 153 मिनट की फ़िल्म है, लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा की फ़िल्म बनती है ये। और इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, पहले भी अगरचे पाकिस्तान में फ़िल्में बनती रही हैं, लेकिन इस कैनवस पे जाके और इस तरीके से जाके, और ख़ास तौर पे पिछले 2-3 डेकेड में अगर हम देखें तो बहुत कम इस तरह बनी है। और जब आप फिल्म जो है 50-51 साल पहले दिखा रहे हों तो वो चैलेंज होता है इसको दिखाना। लेकिन ये फिल्म डायरेक्टर ने हिम्मत की, और डायरेक्टर भी वो है जिनका फर्स्ट डेब्यू था। बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर जो हैं वो इस तरह के टॉपिक से घबराते हैं और ज़्यादातर वो कमर्शियल साइड वाली साइड पे जाते हैं। फिल्म की दूसरी अच्छी चीज़ यह है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह शूट किया गया है और फिल्म की तरह दिखाया गया है। फिल्म के अंदर जिस तरह सारे मसाले होते हैं और वो दिखाए गए हैं कामयाबी के साथ। फिल्म के जो तगड़े डिपार्टमेंट हैं उसमें गाने जो हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन फिल्म की अदाकारी के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह मैंने बताया, वो 1971 के बैकग्राउंड के ऊपर है। और कहानी के ऊपर अगर बात करें तो वो एक सेपरेट पूरी एक वीडियो उसके ऊपर बन सकती है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा मकसद यहाँ पे फिल्म के ऊपर रिव्यू देना है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया कि डायरेक्टर की पहली फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़े कैनवस के ऊपर बनाने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे इसकी जो फाइट वॉर के सीक्वेंस या फाइटिंग वाले जो सीक्वेंस हैं, या जिस तरह कह लें जंग और टैंक की गोलाबारी है, जहाज़ गनशिप हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और दूसरे जो जहाज़ हैं वो बीच में आ रहे हैं, और उनके जिस तरीके से दिखाया गया बड़े भरपूर तरीके से। और आपको कहीं कहीं गुमान होता है कि जिस तरह शायद आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। ख़ासतौर पे ये वाले जो सीन हैं उनको बड़ी ही मेहनत के साथ, खा वो हेलीकॉप्टर के तबाह होने का सीन है, खा वो जो शिप है उनके ऊपर से जहाज़ों की बमबारी है, खा वो किसी भी तरीके से किले के गेट के तबाह करने के सीन है, वो बहुत अच्छे दिखाए गए। ये बहुत अच्छी इस फिल्म की बात है। दूसरी अच्छी बात जो है इस फिल्म की, ज़ाहिर है एक 50-51 साल पहले की दिखाना लोकेशन, ये बड़ी बात होती है। कहीं के सेट भी लगाए गए हैं, कहीं के ओरिजिनल शूट भी हैं। किसी शाहिद साहब की, या जो इनका अपना घर है कामरान शाहिद साहब का और शाहिद साहब का, वहाँ पे भी है। लेकिन उसके साथ साथ ढाका यूनिवर्सिटी का जो दिखाया है, फिर दूसरी लोकेशंस जहाँ दिखाई हैं, शमून अब्बासी वगैरह के ट्रेन के जो सीन है, फिर जो समंदर के हवाले से जो सीन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये फिल्म की अच्छी चीज़ है। और फिल्म की जो तीसरी अच्छी चीज़ है, चौथी पे म्यूज़िक पे आएंगे। फिल्म की जो अच्छी अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अदाकारी में मेरे ख्याल में, वैसे तो इसमें हीरो लीड रोल जो कर रहे हैं मिकाल जुल्फ़कार और सादिया खान कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को अगर आप अदाकार शमून अब्बासी की और सुहेल अहमद की अगर फिल्म कहें तो बुरा ना होगा, बेजाना होगा, यानी कि मुबालगा राय नहीं है, बिल्कुल ये इन दोनों की फिल्म है। शमून अब्बासी ने पूरी फिल्म के अंदर बहुत अच्छी अदाकारी की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, खा वो किसी भी सीनियर जूनियर अदाकार के सामने हैं, खा वो अदाकार शाहिद का सामना कर रहे हैं, खा वो किसी का भी सामना कर रहे हैं, बड़े करैक्टर्स का शफकत चीमा का, हीरो हीरोइन का सामना कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने साबित किया है कि वो ज़बरदस्त तरीके से और बड़े मंझे हुए अदाकार हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कई जगह उन्होंने अदाकार शाहिद के सामने जम के अदाकारी की, तो मेरे ख्याल में ये भी मुबालगा रही नहीं होगी और आपको नज़र आएगा कि वाकई शमून अब्बासी ने हक अदा किया है। सुहेल अहमद साहब, 2 शेड्स हैं उनके करैक्टर के, खानम और हीरा। हीरा ही था, हीरा। तो खानम के किरदार में 2 शेड में अगर देखा जाए, सुहेल अहमद साहब की क्या बात है। उन्होंने जिस तरीके से एक हिजड़े का लेकिन नेगेटिव किरदार अदा किया है, जिस तरीके से वो देखते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अदाकारों के अंदर एक्शन यानी कि अदाकारी का जो रिएक्शन होता है वो कम होता है। बड़े बड़े अदाकार उसमें आके रह जाते हैं। सुहेल अहमद साहब की क्या बात है, वो अपने किरदार के अंदर इस कदर डूब के करते हैं
इस फिल्म के अंदर भी खा शफकत चीमा बोल रहा है, खा मिकाल जुल्फ़कार बोल रहा है, खा उनके सामने सादिया खान के डायलॉग हैं, खा शाहिद के हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन है वो सुनने का, उनका देखने का, वो तो बोलने का तो उनका है ही है, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल रिएक्शन देते हैं। वो कभी यूं करके देखते हैं, कभी नाराज़ होकर देखते हैं, कभी गुस्से से देखते हैं। जो इस किरदार की डिमांड थी उसके ऊपर भी तो सुहेल अहमद साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की। मिकाल जुल्फ़कार बेहतर कर सकते थे, इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन कोशिश उन्होंने अलबत्ता पूरी की है। या आप ये कह लें कि डायरेक्टर ने उनसे भरपूर काम लेने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं मिकाल जुल्फ़कार को ये कहूँ कि थोड़े से ओवररेटेड हैं थोड़े से, तो ये भी मेरे ख्याल में एग्जैजरेशन नहीं होगी, लेकिन सबको यही खतरा था कि पता नहीं कैसी अदाकारी करेंगे, लेकिन कमरान शाहिद को क्रेडिट जाता है और डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनसे अदाकारी करवाई। और उसके साथ साथ सादिया खान जो है वो भी अपने किरदार में ठीक रही। शफकत चीमा साहब हैं, शफकत चीमा साहब ने भी अपना किरदार अच्छा निभाया है। समीना पीरज़ादा जो है इंदिरा गांधी के रोल में अच्छी नजर आई। महमूद असलम का एज़ कम्पेयर टू अदाकार शाहिद काम कम है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन अदाकार शाहिद साहब की तरफ आते हैं, अदाकार शाहिद साहब की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। एक तो एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त तरीके से एंट्री मारते हैं। लग रहा है। और लेकिन अदाकार शाहिद साहब की जो गेटअप है, यानी कि जो उनकी अपीयरेंस है, वो बहुत ज़बरदस्त है किरदार के हिसाब से। मुक्ति बानी का जो किरदार अदा किया, लेकिन ज़रा सा आवाज़, जितने वो सीनियर अदाकार हैं, ज़रा सा आवाज़ में उनकी मसला है। उस टाइम नहीं लगता था जब जवानी में वो हीरो आते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, आप अदाकार मोहम्मद अली को देख लें, बाद के किरदार नदीम साहब को देख लें, तो या बाहर के जो भी अमिताभ बच्चन साहब को देख लें, वहाँ पे रॉबर्ट डेनेरो वगैरह को देखें या अल पचिनो को देखें, तो आवाज़ के ऊपर उनका इतना कंट्रोल हो जाता है। तो इनकी आवाज़, जब से इनका कम बैक दोबारा से हुआ था, अदाकार शाहिद साहब का आवाज़ का थोड़ा सा इशू है कि वो डायलॉग डिलीवरी का थोड़ा सा इशू है, शायद कहीं कहीं उनका मसला होता है उनको। और एक दो जगह उनकी बॉडी का भी जो पोस्चर है यूँ ही करने का, वो नज़र आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अच्छी अदाकारी की है। समीना पीरज़ादा ने भी इंदिरा गांधी का रोल था, अच्छा किया। महमूद असलम साहब की तो क्या बात है, उन्होंने ज़्यादा किरदार नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छा अपना किरदार निभाया है। शफकत चीमा साहब भी ज़बरदस्त रहे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं अगेन डायरेक्टर की तरफ आता हूँ। जो सुहेल अहमद साहब का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो सुहेल अहमद साहब के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, यहाँ पे एक आधा आपको रेफरेंस भी दे देते हैं, वो ज़बरदस्त है। उसका अपनी एक पहचान है म्यूज़िक की, पता चल जाता है, मतलब है कि जो एक, और उनके किरदार को के अंदर जान डालता है। सुहेल अहमद साहब तो निजामुद्दीन के अच्छा सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। दिमाग खराब कर दिया है तूने इस लड़की का। सबका अब आते हैं अदाकारी का तो हो गया। गाने कम से कम इसके अंदर 10-11 हैं। मैंने 8-9 किए थे, लेकिन कम से कम मैंने गिने हैं 10-11 गाने हैं। उसमें कुछ गाने तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपदा परवीन के भी हैं, अली ज़फ़र का बाद में आता है, फिर सुंदरी पवन वो है, फिर और 3-4 गाने और हैं, कुछ कोठे के अंदर हैं, तोइफ़ों के उसमें हैं 2-3, फिर एक वो वाली बड़ी अच्छी सिचुएशन है जहाँ पे शफकत चीमा जो है वो उस तोइफ़ के साथ है और उनका बेटा जो है वो अपनी उसके साथ वो उसको मिक्स किया हुआ है, तो वो थीम उसके लिहाज से स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में भी मदद देता है। और फिर इसमें एक मेरे रक्षे कमर वो भी अच्छी तरीके से डाला हुआ है। उनकी हवेली का, जिस तरह मैंने पहले बताया, सेट है, उसमें थोड़ा सा अगर आप एरियल शॉट भी ले लेते ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इनकी हवेली थी, हवेली के पीछे भी उन्होंने ऊपर किरदारों को विंडोज़ में ऊपर खड़ा किया हुआ था, तो मजबूरी थी कि कैमरा इस आई कॉन्टेक्ट के साथ नहीं था, बल्कि होना भी नहीं था। ज़ाहिर है उन्होंने बैकग्राउंड पे अगर पीछे वाले किरदार को भी दिखाना है तो आपको उसकी हाइट थोड़ी कम करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से पीछे वाले किरदार भी नज़र आते हैं ऊपर, अगर हवेली की खिड़कियों में खड़े हुए हैं जो इस गाने के अंदर, रक्षा कमर के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ से किरदार जो गाना गा रही है, जिसका पिक्चराइज हुआ है, देख के बंदा थोड़ा सा उकताहट भी महसूस करता है। अगर उसको थोड़ा सा कहीं टॉप पे भी रख दिया जाता, क्योंकि इंट्रो तो हो चुका था एक किस्म का पूरे सेट का कि वहाँ बंदे खड़े हुए, तो उसमें फिर आपके पास खेलने का मार्जिन होता है। लेकिन बहरहाल चले, अच्छा था रक्षा कमर। फिर इसमें ताजदारे हरम वाली जो कवाली है वो बहुत ज़बरदस्त है। और एक अदाकारा जिसका मैं नाम भूल गया, अब्दा हमीद है या कौन है, वो तो है ही हैं, लेकिन इसमें जो आयशा उमर ने किरदार अदा किया उनके ऊपर, क्योंकि ये ताजदारे हरम वाला भी है, उन्होंने अपने किरदार के अंदर रही हैं, कहीं पे आपको ओवर एक्टिंग उनकी नहीं लगती, बड़े मैच्योर तरीके से उन्होंने इस किरदार को भी निभाया। छोटे छोटे किरदार में, जैसे मैंने बताया, निशोर मुस्तक ऋषि वगैरह भी हैं। म्यूज़िक का आपके सामने आ गया। अब थोड़ा सा इसके
मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हुए तुम अजनबी के, हुए तुम अजनबी जिस तरह मैं बताया बनाई फिल्म के स्टाइल से गई है। एक कॉमेडी का, हालांकि सुहैल अहमद साहब भी हैं बीच में, लेकिन कॉमेडी का थोड़ा सा कम है। लेकिन बहरहाल आपको जहाँ फाइट में देखने का दिल करता, फाइट वाइट भी है, आपको गाने खासतौर पे देखने का दिल करता, गाने भी हैं। आपको फिल्मी स्टाइल से कैमरा पैन करते हुए नजर आएंगे और पैनिंग के साथ यानी कि ड्रामा सेट के जो है वो नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा हम जिस तरह फिल्म और टीवी का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह फिल्म के अंदर ना, अब जब कामरान शाहिद जैसा बंदा कोई फिल्म बना रहा, कोई और बना रहा हो तो कोई मसला नहीं। हालांकि मैं कामरान शाहिद जैसा का, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इस वजह से कह रहा हूँ, है डेब्यू है, मैं फिर भी उनको क्रेडिट देता हूँ। डेब्यू फिल्म इतने मुश्किल तरीके से उन्होंने अपने मुश्किल टॉपिक के साथ शुरू की है। मैं आपको कहता हूँ कि कामरान शायद इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा इजाफा एज ए डायरेक्टर साबित हो सकते हैं अगर वो बनाए। लेकिन जो मसाइल मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई जगह पे आपको सीन को तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट छोड़ना होता है। मैं 2 यहाँ पे मिसालें देता हूँ। जिस तरह शुरू में कहते हैं जी लाहौर ढाका आपका यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी में हो गया हीरोइन को, तो साथ ही अगले लम्हे में गाना आ जाता है। हालांकि 2 सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, अगले लम्हे में गाना, वहाँ पर थोड़ा सा सीन को किसी तरीके से लिंक भी किया जा सकता है, अचानक जंप नहीं लगता। और एक आखिरी सीन जब वो कर्नल वर्नल सारों को मारता, अली खान का मैं किरदार भूल गया कर्नल का, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अदाकारी की है। तो जब वो सारों को मारते हैं, सारों को, उसके बाद ज़ाहिर है इतना ज़बरदस्त सीन है, उसका इम्पैक्ट फिर आप लॉन्ग शॉट में दिखा सकते हैं, किसी तरीके से कोई रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसका इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। देखने वाले जो है ना, जिस टाइम सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब वो खत्म हो रहा है एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एकदम से देखने वाला तैयार नहीं होता कि एकदम से इसको खत्म कर दिया जाए। तो एकदम अब्रप्टली आगे शफकत चीमा आगे खड़ा होता है कि वो अपनी वो लेने के लिए, वो स्टोरी को डिस्क्लोज नहीं करता। शफकत चीमा साहब जो है अपने उसको बेटी को लेकर खड़े हुए हैं, जिसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब ऑल टुगेदर स्टोरी का वो जो एक पीछे से एक इम्पैक्ट आ रहा है उस स्टोरी के हिसाब से, जंग है हो रही है या वॉर हो रही है या वो एक पैट्रियटिज्म या जो भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट एकदम घर के घरेलू मसाइल के अंदर वो एक बाप नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा अब्रप्टली किया गया है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 3-4 जगह में मुझे फील हुआ है। ये 2 मैंने आपको रेफरेंस दिए। अच्छा, फिर थोड़े से रेफरेंस, क्योंकि अब मैं जिस तरह बताया 1971 के सारा कुछ है, तो इसमें दिखाया एक जगह पे जहाँ पे गाने के अंदर है हीरोइन सादिया खान है, ढाका यूनिवर्सिटी का सीन है, उन्होंने किताब, गाने भी पीछे बीच में बोल भी रही हैं वो, तो 2 किताबें उठाई हुई हैं, एक उर्दू अदब की उठाई हुई है और एक और पिंक कलर की किताब है वो नीचे है। वो यूं दोनों किताबें यूं करके बातें कर रही है किरदार के साथ, और उर्दू अदब नीचे नज़र आ रहा था। हालांकि वो किताब सीधी भी उठाई जा सकती थी लेकिन वो उर्दू, मतलब किताब उल्टी है, आपको उल्टा नज़र आ रहा है उर्दू अदब, यानी नीचे वाली साइड पे। अच्छा, मैं उसको शायद समझा कि शायद उन्होंने इंटेंशनली, क्योंकि उर्दू की वजह से भी शायद वो बांग्लादेश बना था। मैं क्या शायद उर्दू अदब ये भी एक अलामती है, लेकिन वो नहीं था, वो इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। वो सीन, मतलब उसी सीन में किताब, ज़ाहिर है हीरोइन ने अपनी बाजू का पोस्टर चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, वो इमरानियात की किताब ऊपर आ जाती है, उर्दू अदब वाली जो है वो नीचे चली जाती है। ये रेफरेंस था। फिर एक आध जगह पे कॉन्टीन्यूटी का है, इस एंगल से दिखाते हैं वो झुमकों के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, इस जगह पे उसके लिप्स होते हैं, लेकिन जब वो सामने वाले या दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो वो कम से कम 9 इंच का फासला जो है वो, या 8 इंच का, वो वहाँ पे नज़र भी आता है। इसके अलावा एक और है, जिस तरह आप 1971 दिखाया है, तो सेट के अंदर सुहैल अहमद साहब का जितना भी किरदार है वो सेट के ऊपर है। सेट में आपको कंट्रोल मोड मिलता है, किसी का मोबाइल नज़र नहीं आ सकता, किसी का चार्जर नज़र नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे आयशा उमर के जो बहनोई हैं और बहन है, उनके ओरिजिनल घर का सेट था, तो वहाँ पे जो पीछे बुक्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो साफ़ी होते हैं, तो उसमें बुक्स में कुछ किताबें जो हैं वो अभी की नज़र आ रही हैं, वो 1971 की किताबें नहीं हैं। अब जिस तरह मैं एक मिसाल दूँ तो पीछे डॉक्टर ऑफ ईस्ट पड़ी हुई है, किताबें मेरे पास वैसे पड़ी हुई है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेट 80 में ये किताब लिखी थी, 71 की किताब नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो 71 में सियासी तौर पे जन्म नहीं हुआ था, ये भी है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह वो बैंड बॉय बांधते हैं, ज़ाहिर है वो तो आप 1971 की कोई फिल्म उठा के देख लें, मॉडर्न से मॉडर्न हीरो के अंदर ना वो वाला जो बैंड आजकल जो चला हुआ ना, लेदर वाला, जिसके अंदर वो गोलमोल घूमता हुआ नजर आता है, मिकाल जुल्फ़कार, बाकी पूरे वार्डरोब का, कॉस्ट्यूम का बड़ा ख्याल रखा गया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती हैं, इनको भी नोट करना चाहिए। और एक आध जगह पे और भी है। फिर कुछ जुमले ऐसे हैं, अब जिस तरह टुन का लफ्ज़ है, टुन का मेरे लफ्ज़ का 1971 में था ये, वो तो ट्रंक वगैरह, कुछ अल्फाज जो है वक्त के साथ साथ आते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं जो हो सकते हैं 2022-23 में, 20 में, इस सदी में ईजाद किए गए होंगे, तो टुन का मेरा नहीं ख्याल, चले उस पर बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर जो मिकाल जुल्फ़कार हैं, अपना शमून अब्बासी हैं, उनका
क्योंकि बंगाली जिस तरह बोलते हैं तुम सोच भी नहीं सकते, तुम समझते क्या हो, शाले शाले, वो जिस तरह उनको दिखाया, ठीक है वो अपनी कॉन्टिन्यूटी में रहे। अदाकार शाहिद साहब ने कई जगह शाले शाले का है, कई जगह तुम समझते हो, वहाँ पे वो छोटा सीन बोलते हैं, बड़ा सीन नहीं बोलते। तो ये भी कुछ रेफरेंस के तौर पे। और एक और चीज़, मुग़ल आज़म फिल्म जो है वो पहले की फिल्म है, 1971 से बहुत पहले की फिल्म है, लेकिन मुग़ल आज़म का जो पोस्टर दिखाया है वो कलर है। अच्छा चलें, मैं ये कहता हूँ कि मैं पुरानी फिल्मों को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, मैं क्योंकि रिसर्च कर रहा होता हूँ। तो वो जितने भी, अगर आप दिलीप कुमार की फिल्म पुरानी कोई भी आरज़ू वगैरह का उठाएं पोस्टर, तो आपको जो कम से कम जो पोस्टर है, अब बाद में उन्होंने जो रंगीन नजर आते हैं, लेकिन उसमें वो आपको आउटलाइन फेस की नजर आती है, पता चलता है कि ये दिलीप कुमार साहब हैं। आउटलाइन आप समझ रहे होंगे, वो ख्याली तस्वीर होती है ना उस तरह, लेकिन वो कलर वो बाद में बनाई गई। लेकिन चले वो उसका भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता था कि चले वो कलर होता, लेकिन मुग़ल आज़म का क्योंकि ओरिजिनल पोस्टर है, ये ख्याली नहीं है। और आपको याद होगा कि मुग़ल आज़म जब दोबारा आई थी, वो कलर की सूरत में आई थी, तो उसके पैनाफ्लेक्स बने थे। अब पैनाफ्लेक्स वाली जो टेक्नोलॉजी थी, जो पुराने थे वो लोहे के बोर्ड बनते थे, जिसको पुराने सन में जानने वाले हैं उनको पता होगा, लोहे के बोर्ड बनाए जाते थे। लेकिन इसमें आपको नज़र आता है कि वो पैनाफ्लेक्स है मुग़ल आज़म का, और आपको देख सकते हैं कि वो आज की, ये अभी का फिनोमेना है, इस सदी का फिनोमेना है, ये उस वक्त का फिनोमेना नहीं है पैनाफ्लेक्स खास तौर पे, क्योंकि मुग़ल आज़म दोबारा आई थी, वो कलर हो गई थी, उसके पैनाफ्लेक्स बनाए गए थे, तो लोहे के बोर्ड नहीं थे, वो उस तरह का कोई पोस्टर नहीं था। तो नाज़रीन, ये है हुए तुम अजनबी का रिव्यू। फिल्म को अगर आप ये देखें कि इसके अंदर आप देखना चाहते हैं कि म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, आप धड़ल्ले से जाएँ, आपको मज़ा आएगा। आपको नात भी मिलेगी, आपको दूसरे गाने भी मिलेंगे, आपको आपदा परवीन भी मिलेगी सुनने को, बग्गा भी मिलेगा, आपको आसिम अज़हर भी मिलेगा, आपको रक्षे कमर जैसे गाने भी मिलेंगे, आपको डांस भी मिलेंगे, मुजरा टाइप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप गाना। और अगर आप ट्रेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल फिल्म होगी, तो उस तरह नहीं है, उसमें ज़रा लव स्टोरी मिक्स है, और इसको उन्होंने बताया भी था कि मिक्स किया गया है। और अगर आप फाइट वाइट के कुछ सीन, वॉर के, जंगों के देखना चाह रहे हैं, वो उसके लिए भी ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको मंतक और लॉजिक, क्योंकि हमारे सिनेमा गोर्स जो हैं वो पाकिस्तानी फिल्मों में ख़ासतौर पे ज़्यादा तलाश करते हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको हज़म करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको मेंशन की है। और रह गया शो, ऑड टाइमिंग में शो दिया गया इधर यहाँ पे, और लोग ज़ाहिर ऑड टाइमिंग में कम आते हैं, ये मैंने चीज़ें बताई भी हैं आगे, इसको देखा जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी फिल्मों के साथ भी आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।